हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का रेलवे स्पेशल साइंस के इस कोर्स में। मोशन चैप्टर का आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स। तो मोशन चैप्टर से ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ग्राफ के ऊपर। रेलवे के एग्जाम में यहाँ से सवाल जो है पूछे जाते हैं। इस बार भी ग्रुप डी के एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल जो है बहुत सारे पूछे गए हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग आज की इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है प्रश्नों के साथ। जो हमारा आज का क्लास 5 है वो बेस्ड है ग्राफ्स के ऊपर। तो अच्छे से पूरे ग्राफ को हम लोग समझेंगे। ग्राफ वाले कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, आपसे नहीं छूटेगा आज के इस क्लास को करने के बाद। देखो ग्राफ क्या होता है। ग्राफ हमें दो भौतिक राशि के बीच संबंध दर्शाता है। तो आपके इस वाले टॉपिक में क्या होता है, वो दो भौतिक राशि जो है वो दूरी विस्थापन या दूरी और समय या फिर विस्थापन समय हो सकता है। ग्राफ इन दो भौतिक राशियों के बीच में संबंध बताएगा, या फिर चाल समय या फिर वेग समय या फिर त्वरण और समय के बीच संबंध बताएगा। यानी यही तीन ग्राफ्स जो है आपको पढ़ने हैं। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम, वेग या फिर चाल समय, वेग समय या फिर चाल समय, दूरी समय या फिर विस्थापन समय और त्वरण समय। तो जो ग्राफ है हमें या तो इन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध को बताएगा, या फिर इन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध बताएगा, या फिर इन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध बताएगा। तो इन सब के ऊपर तो हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले हम लोग जनरल बात कर लेते हैं मैथ्स के हिसाब से। तो ग्राफ हमें दो भौतिक राशि के बीच संबंध दर्शाता है। जैसे देखो एक ये रिलेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं y बराबर x का फंक्शन। y बराबर x का फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ये जो y है ये निर्भर है x पर। y किस पर निर्भर है, y किस पर डिपेंडेंट है, x पर डिपेंडेंट है। x को हम चेंज करेंगे ये y चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है y बराबर f इंटू में x, y बराबर f ऑफ x बोलते हैं हम इसे। तो y बराबर f ऑफ x है, आप इसको सिंपली fx बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x पर निर्भर करता है ये y, ये इसका मतलब होता है x पर निर्भर करता है ये y। हम x को चेंज करेंगे y बदल जाएगा। तो ये जो x है ना, इसको हम दिखाते हैं x एक्सिस पर, जिसको हम बदलना चाहते हैं, बार बार बदलना चाहते हैं। और बदलने से क्या परिणाम निकल करके आता है उसको हम दिखाते हैं y पर। यानी जो डिपेंडेंट है उसको हम y एक्सिस पर डालेंगे, और जो इंडिपेंडेंट है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं बार बार, उसको आप रखेंगे x पर। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि y निर्भर करता है x पर। जैसे एक रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पर अगर हम x को बदलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं x बराबर 1 लेता हूं, तो इस हिसाब से y बराबर 1 हो जाएगा ना। अगर मैं x बराबर 2 लेता हूं तो इस हिसाब से y बराबर 4 हो जाएगा। अगर मैं x यहाँ पर 3 लेता हूं तो y हमारा 9 हो जाएगा। तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, ये x के मान पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हम लोग जनरल रिलेशन ऐसे दिखाते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x पर ये y निर्भर करता है। तो x को हम दिखाते हैं x एक्सिस पर, y को हम दिखाते हैं y एक्सिस पर। अब आपके इस वाले चैप्टर में क्या होगा कि जहां y है वहां पर दूरी या विस्थापन आ सकता है, और जहां पर x है वहां पर समय मिलेगा। ये जो y है इसके स्थान पर कभी दूरी या विस्थापन आ जाएगा, इसके स्थान पर कभी चाल या वेग आ जाएगा, इस y के स्थान पर कभी त्वरण आ जाएगा, और ये जो x है इसके स्थान पर आपको हमेशा टाइम मिलेगा। ठीक, तो दूरी या विस्थापन समय का फंक्शन होगा, जो वेग या चाल है समय का फंक्शन होगा, और a त्वरण समय का फंक्शन होगा। समझ में आया आपको? ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, आपके केस में इस वाले चैप्टर में y के स्थान पर कभी दूरी मिलेगा, कभी विस्थापन मिलेगा, कभी चाल मिलेगा, कभी वेग मिलेगा, कभी आपको त्वरण मिलेगा, और x के स्थान पर हमेशा आपको टाइम मिलेगा। तो आप x एक्सिस पर x को डालेंगे, y एक्सिस पर y के मान को डालेंगे। इस चैप्टर के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि y एक्सिस पर आप कभी दूरी डालेंगे या विस्थापन डालेंगे, कभी आप वेग डालेंगे, कभी चाल डालेंगे, कभी आप त्वरण डालेंगे, और
इस एक्स एक्सिस पर आप हमेशा टाइम को डालेंगे, सब और अच्छे से समझ में आएगा जैसे हम आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई कि एक्स जो है, वाई जो है एक्स पर डिपेंड करता है। चलिए एक ग्राफ मैं बनाता हूं यहां पर। ये हमें ग्राफ मिला है ये एक ग्राफ मिला। अब मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ को देखिए, क्या y का मान x पर निर्भर कर रहा है? देखो आप यहां पर देखिए, आप x का मान बदलते जाइए। अगर ये y x पर निर्भर करेगा तो x के मान को बदलने से y का मान बदल जाएगा, जैसा कि आपने यहां पर देखा, इस वाले एग्जाम्पल में देखा, x के मान को बदलने पर y का मान बदल रहा है। तो क्या इस वाले ग्राफ को देखते हुए आप बता सकते हो क्या ऐसा हो रहा है? तो यहां पर देखो, मान लीजिए कि x का मान यहां पर कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो मान होगा ही ना। x का मान हम ऐसे जाएंगे तो बदलेगा, y का मान ऐसे बदलेगा। तो कुछ भी हो, x का मान आप कुछ भी ले लो, आपने यहां पर x का मान कुछ ले लिया तो y का मान यहां पर कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है। x का मान आपने चेंज कर दिया तो क्या y का मान चेंज हुआ? देखो y का मान चेंज नहीं हो रहा है, y का मान यहीं पर है, यहीं पर अटका हुआ है, यहीं पर अटका हुआ है। ठीक, आप x का मान बदलिए, क्या y का मान बदल रहा है? अभी भी नहीं बदला। फिर से x का मान बदलिए, क्या y का मान बदला? नहीं बदला। फिर से x का मान बदलिए, क्या y का मान बदला? नहीं बदला। x का मान बदला? यस। y का मान बदला? नहीं बदला। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले ग्राफ में जो y है x का फंक्शन है? नहीं बोल सकते हैं, नहीं बदला है ना, नहीं बदला। y जो है x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप y बदल रहे हो लेकिन x का मान नहीं बदल रहा है उस हिसाब से। y क्या है? कांस्टेंट है। y क्या है? कांस्टेंट है, x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि y की जगह पर आपके इस चैप्टर में दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण ये सब मिल सकता है। तो थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये y ना हो करके यहाँ पर मान लीजिए कि दूरी है ना, दूरी है, और यहाँ पर x ना हो करके क्या है? समय है। x ना हो करके समय है। तो क्या दूरी समय पर निर्भर करती? नहीं करती, है ना। दूरी आप समय बदलते जाते लेकिन जो दूरी है वो नहीं बदलती। जो दूरी है वो नहीं बदलती, तो हम बोल सकते हैं ना कि विराम अवस्था है। समय बढ़ता जा रहा है लेकिन जो दूरी है वो बदल नहीं रही है, यानी कि जो भी वस्तु है, जो भी पिंड है वो रुका हुआ है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है, यही बेसिक है ग्राफ का। ठीक है, y का मान आप देखेंगे इस वाले एक्सिस पे, y एक्सिस पे x का मान देखेंगे आप इस वाले एक्सिस पे। जब आप y में जाएंगे ऐसे, ये मूल बिंदु होता है हमारा, जब आप ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे तो y का मान इंक्रीज करेगा, और x में जब आप इधर की ओर जाएंगे, दाएं साइड जाएंगे तो x का मान इंक्रीज करेगा। यहां तक आप समझ गए। और ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि y x पर निर्भर नहीं करता है। चलिए एक और ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं, फिर बताना मुझे आप। ये मैंने आपको ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ दे दिया। अब मुझे बताओ क्या ये y x पर निर्भर करता है? तो आप x के मान को बदल कर देखिए। x के मान को बदलने से अगर y का मान बदल रहा है तो आप बोलेंगे यस, y जो है x पर निर्भर कर रहा है। तो आप क्या करो, अलग अलग x का मान उठा लो। आप एक x का मान यहां पर उठा लो, ठीक। तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ ना कुछ y का मान मिल रहा है। आप x का मान चेंज करो। जैसे ही आपने x का मान चेंज किया तो y का मान भी देखो इस वाले एक्सिस पर बदल गया। आप x का मान और चेंज करो तो इस हिसाब से देखो y का मान और चेंज हो गया। ठीक है, आप x का मान और चेंज करो तो y भी चेंज हो रहा है। और हो क्या रहा है कि x का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं y का मान वैसे वैसे बढ़ रहा है ना। इधर की ओर x का मान बढ़ेगा ना, तो जैसे जैसे x का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं y का मान भी देखो y एक्सिस पर ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। यानी हम यहां पर ये बोल सकते हैं ना कि हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, हम x को बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर y भी बढ़ रहा है। x को बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। ठीक, और
जिस रेट से हम x को बढ़ा रहे हैं ना उसी रेट से y बढ़ता है। तो यहाँ पर कुछ ये कंडीशन है कि जो y है वो सीधा समानुपाती है x का, x को जिस रेट से बढ़ा रहे हैं उसी रेट से बढ़ रहा है। यानी ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा है, y बराबर x का ये ग्राफ है। आप x का मान जिस रेट से बढ़ाओगे उसी रेट से y बढ़ जाएगा। जैसे x का मान आपने 1 ले लिया तो y हमारा 1 है। अब आप x को 5 गुना करते हैं, अगर आप x को 5 गुना करते हैं तो y भी 5 गुना हो जाएगा। तो इसका ग्राफ है ये y बराबर x, या फिर आप बोल दो y जो है समानुपाती है x का। कुल मिलाकर के इस ग्राफ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि x को बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, जिस रेट से x को बढ़ा रहे हैं उसी रेट से y बढ़ रहा है। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। चलिए एक और ग्राफ हम लोग लेते हैं, यहीं पर मैं बना लेता हूं। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। इस बार ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। अब मुझे बताओ क्या ये जो y है क्या x पर निर्भर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो x का मान जब ये है, जब x का मान थोड़ा सा हमने बढ़ाया तो y जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो ना y बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। x का मान हमने जरा सा बढ़ाया है, जरा सा खिसकाया है x का मान, y तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम x के मान को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, x के मान को और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो y का मान देखो घट गया, y का मान घट गया। y एक्सिस पर ऊपर की ओर बढ़ेगा मान, नीचे की ओर घटेगा मान। हम x को बढ़ाते हैं, y का मान देखो और घट गया। हम x को और बढ़ाते हैं, y का मान और घट गया। हम x का मान बढ़ाते हैं, y का मान और घट गया। हो रहा है ना ये चीज। हम x में जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो y का मान है वो घटता जा रहा है। तो बिल्कुल जो y है x पर डिपेंड कर रहा है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है y x से। लेकिन कैसे कर रहा है भाई? तो आप बोलेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि x का मान जब हम बढ़ा रहे हैं ना तो y का मान घट रहा है। x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान घट रहा है। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलेंगे जिस रेट से हम x का मान बढ़ा रहे हैं उसी रेट से y घट रहा है। एक एक चीज आप समझते जाइए, लास्ट में जाते 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 आपको मजा आ जाएगा कि यार सब कुछ आसान हो चुका है। इस बार ग्राफ हमें मान लो कुछ ऐसा मिलता है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। क्या y x पर डिपेंडेंट है? चेक कर लो। हमने x का मान ये लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y ये मिल गया। हमने x का मान ये लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का मान ये मिल गया। हमने x का मान ये लिया, ये x का मान है, x एक्सिस पर देखना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y ये मिल गया। ये x का मान लिया, यहां पर x लिया और इसके हिसाब से y देखा तो y कुछ ज़्यादा बढ़ गया। चलो थोड़ा सा हम x और बढ़ाते हैं तो y जो है कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। हम x का मान थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, y का मान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम x का मान थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, y का मान कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले तो आप ये बताओ क्या ऐसा सीन बन रहा है कि x के मान को हम बढ़ाते हैं तो y का मान भी बढ़ रहा है? क्या ऐसा सीन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम x के मान को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो y का मान जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। हम x के मान को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो y का मान जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। यानी सीन कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर है। जैसे कि x का मान अगर आप 1 लेते हो तो y का मान 1 है। अब जैसे ही आपने x का मान 2 किया, डबल किया, ये y का मान देखो पहले का 4 गुना हो गया। आपने x को 2 गुना किया है, y पहले का 4 गुना हो गया। ठीक, तो कुछ यही सीन यहां पर बन रहा है कि x का मान बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है। x का मान हम जिस रेट से बढ़ा रहे हैं, y का मान जो है उससे ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर x बढ़ाने से y बढ़ता है, लेकिन जिस रेट से x बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा रेट से बढ़ता है। इस बार ग्राफ कुछ ऐसा है,
ठीक, पहले का विपरीत कर दिया मैंने। अब देखो, पहले बताओ क्या y x पर निर्भर कर रहा है, तो चेक कर लो। ये आपने x लिया, यहां पर आपने x लिया, अलग अलग पॉइंट पर आप चेक कर सकते हो, है ना। आप क्या करो, अलग अलग पॉइंट पर x का मान लो और चेक करो। यहाँ पर x ले लो, 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 और उसके हिसाब से आप y चेक करो। तो इस x पे y का ये मान आएगा, इस x पे y का ये मान आएगा, यहाँ पर x ले रहे हैं तो y का ये मान आ रहा है, यहाँ पर x ले रहे हैं तो y का ये मान आ रहा है, ठीक। यहाँ पर x ले रहे हैं तो y का ये मान आ रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है कि x का मान जब हम बढ़ा रहे हैं, जब हम x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान बढ़ रहा है। x का मान बढ़ाते हैं तो y का मान जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन स्लो। x के मान को बढ़ाने से y का मान बढ़ तो रहा है, लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है ना, धीमी गति से बढ़ रहा है। पिछले वाले में क्या था, इस वाले में कि x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर x का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, y जो है वो धीमी गति से बढ़ रहा है, धीमी गति से बढ़ रहा है। y जो है वो धीमी गति से बढ़ रहा है, स्लो इंक्रीज कर रहा है, ठीक। चलिए एक और ग्राफ हम लोग बनाते हैं। इस बार ग्राफ कुछ ऐसा ले लेते हैं। अब यहां पर चेक करो, x का मान पहले आप चूज कर लो। कुछ x का मान हम लोग लेते हैं, ये ले लिया, 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 ये ले लिया। अब इसके हिसाब से देखो, जब x का मान हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाया, x का मान हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाया, y का मान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक। अब हमने x का मान थोड़ा सा और बढ़ाया तो y का मान बढ़ने के बजाय घट गया, कुछ ज़्यादा ही घट गया। हमने x का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो y पहले से भी ज़्यादा घट गया। हमने x का मान थोड़ा सा और बढ़ाया तो y का मान फिर से घट गया। हमने x का मान और बढ़ाया तो y का मान फिर से घट गया। तो यहाँ पर क्या सीन बन रहा है कि x का मान जब हम बढ़ाते हैं तो y का मान जो है वो घट जा रहा है, y का मान घट जा रहा है। तो ऐसे ग्राफ जब आपके सामने आए तो ऐसे आपको चेक करना है। हो सकता है कि जब आपको ग्राफ मिलेगा तो y की जगह पर क्या हो, दूरी हो या विस्थापन हो या चाल हो या वेग हो या त्वरण हो, और x के स्थान पर आपको हमेशा टाइम ही मिलेगा, क्योंकि आपको टाइम के साथ ही पढ़ना है ना, टाइम के साथ ही पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के स्लोप के बारे में। दो चीज़ों के बारे में आपको पढ़नी होती है, एक तो स्लोप के बारे में और दूसरा एरिया के बारे में। इन दोनों चीज़ों को पढ़ लो तो ये पूरा क्लास आपका खत्म हो जाएगा। तो देखो y एक्सिस है, x एक्सिस है, और इसके लिए मान लीजिए कि आपको एक ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ मिलता है ना, ये ग्राफ मिलता है, ये आपको एक ग्राफ मिला है, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारा x1 हो जाएगा। मान लीजिए x का कुछ ना कुछ मान तो होगा ना, तो उसको हम लोग यहां पर x1 मान लेते हैं, और फिर बाद में यहाँ पर भी x का कुछ मान होगा, इसको हम लोग x2 मान लेते हैं। ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा x2 हो गया। पहले ये x1 मान आया और बाद में x2। अच्छा, x1 का जब मान कुछ है उस समय y1 का तो कुछ, y का भी तो कुछ मान होगा, तो इसको हम लोग y1 मान लेंगे, और x2 मान पर y का भी कुछ मान होगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, x1 जब मान था उस समय y का जो मान होगा उसको y1 बोल दिया, और x2 जब मान था उस समय y का जो मान होगा उसको हम लोगों ने y2 बोल दिया। अब देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर जितना y में चेंज हुआ है बट्टे में जितना x में चेंज हुआ है। समझे आप? स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप, देखो स्लोप का मतलब होता है ढलान, कितना ढलान है, और ये ढलान किससे चेक करते हैं, x एक्सिस के साथ कितना ढलान पर है। बचपन में आप सीढ़ी के ढलान पर फिसलते थे, है ना, सीढ़ी होता था और फिर एक ढलान भी होता था, उस पर आप फिसलते थे, ये वही ढलान है ना, ढलान, ये ज़्यादा ढलान, कम ढलान, इस प्रकार से।
तो ढलान हम चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, एंगल के हिसाब से भी हम लोग अभी समझेंगे। फिलहाल ये देखो आप कि स्लोप बराबर होता है कि y के मान में कितना चेंज हुआ बट्टे में x के मान में कितना चेंज हुआ। इसी को हम लोग ऐसे बोलेंगे y2 माइनस y1 बट्टे में x2 माइनस x1। ठीक, जो यहां पर लिखा हुआ है y2 माइनस y1 बट्टे में x2 माइनस x1, चेंज इन y बट्टे में चेंज इन x, है ना। देखो ये जो y है इसके मान में कितना चेंज हुआ, इसके मान में इतना चेंज हुआ। ये इस पूरे ग्राफ के लिए y1 से लेकर के y2 ये ग्राफ मिला है ना आपको, इस पूरे ग्राफ के लिए देखो तो ये y का मान आपको ये मिला है। तो ये मान आप कैसे निकालेंगे, y2 में से y1 घटाएंगे, इस पूरे मान में से ये पूरा y2 मान है इसमें से इस y1 मान को घटाएंगे आप, तो आपको ये मिल जाएगा। y2 मान देखने के लिए आप यहाँ से पूरा मान देखेंगे, y1 देखने के लिए आप यहाँ से देखेंगे, लेकिन आपको केवल इतना मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे y2 में से y1 को घटाएंगे। यही चीज़ है, आपको केवल इतना मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे x2 में से इस x1 को घटाएंगे तो आपको ये वाला मान मिल जाएगा, तो x2 बाई x1 हो जाएगा। स्लोप निकालने का एक तरीका ये है। ठीक, स्लोप निकालने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप देखेंगे कि x एक्सिस के साथ ग्राफ का कितना एंगल बन रहा है, x एक्सिस के साथ ग्राफ का कितना एंगल बन रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्राफ है ना इसको थोड़ा पीछे खींच करके लाना पड़ेगा। ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा पीछे खींच करके लेकर आइए, आप इसको थोड़ा पीछे खींच कर लाएंगे और फिर आप देखेंगे कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है। मान लीजिए कि थीटा है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप होता है tan थीटा। ये जो थीटा है ना, x एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बना है इसका जो tan आएगा वही स्लोप कहलाएगा, और यही बराबर होता है चेंज इन y बटे में चेंज इन x। तो आप tan थीटा के टर्म में बोल सकते हो या फिर आप ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बोल सकते हो। अब देखो ग्राफ को इतना पीछे खींच करके लाने की आवश्यकता नहीं है, आप मैथ्स में एकांतर कोण तो पढ़ते ही हैं, एकांतर कोण। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो x एक्सिस है इसी के पैरेलल आप एक और लाइन खींच दो, इसी के पैरेलल आप एक और लाइन खींच दो और फिर आप ये एंगल चेक कर लो। बात तो बराबर ही है ना। आप इसको खींच करके लाएंगे यहाँ पर, इसको आप खींच करके यहाँ पर लेकर के आओ, तो देखो ये क्या सीन बन गया, ये दोनों जो है समानांतर लाइन है ना, ये दोनों समानांतर लाइन है और ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। तो मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा और वही आपको स्लोप देगा, उसी को हम लोग ढलान बोलते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर देखो तो एक आपको त्रिभुज मिल रहा है, ये त्रिभुज आपको मिल रहा है, ये त्रिभुज आपको मिल रहा है। ये मान कितना हो जाएगा, ये मान कितना हो जाएगा, ये मान y2 माइनस y1 हो जाएगा, ये मान y2 माइनस y1 हो जाएगा, यानी ये मान जो है आपका डेल्टा y है। ये मान कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, यानी कि ये डेल्टा x हो जाएगा। ये आपको एक ट्रायंगल मिल गया, ये आपका 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो समकोण त्रिभुज में आप tan थीटा कैसे लिखते हो, लंब बट्टे में आधार लिखते हो, लंब बट्टे में आप आधार लिखते हो, लंब बट्टे में आधार लिखते हो, तो लंब की लंबाई डेल्टा y और ये आधार की लंबाई डेल्टा x। ऐसे भी आप सोच सकते हो, कई तरीके हैं सोचने के, ठीक ना, कई तरीके हैं सोचने के, जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे आप निकाल लो। आप tan थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार करके निकाल लो, ठीक है। अगर थीटा दिया हुआ तो डायरेक्ट tan थीटा निकाल लो, नहीं दिया हुआ है तो आप ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उस हिसाब से निकाल लो। ये स्लोप का मतलब होता है कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है उसका tan थीटा ले लो और उस tan थीटा का मान निकाल लो। अगर डायरेक्ट आपको एंगल दिया गया है जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो सीधा आप tan थीटा का मान निकाल लेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, आप समकोण त्रिभुज बना करके डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाल लेंगे, हो जाएगा आपका काम।
मान लीजिए कि ये ग्राफ आपको मिला है ना, ये ग्राफ आपको मिला। अब स्लोप बताओ आप मुझे, क्या एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बन रहा है इस ग्राफ का? एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल क्या इस ग्राफ का बन रहा है? तो आंसर है नहीं, कोई एंगल नहीं बन रहा है, एंगल जीरो बन रहा है। तो tan जीरो कितना होता है? tan 0 डिग्री जीरो होता है। तो ऐसे ग्राफ के लिए स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। कुछ एंगल आएगा तभी तो कुछ स्लोप आएगा, एंगल बन ही नहीं रहा है तो स्लोप जीरो, स्लोप जीरो। आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर मान x1 हो जाएगा, यहां पर मान x1 हो जाएगा, यहां पर मान x2 हो जाएगा। तो x1 x2 हम लोगों ने ले लिया, ये हमारा मान x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा। अब देखो x1 के लिए यहाँ पर y का कुछ ना कुछ मान आएगा और x2 के लिए भी y का वही मान आएगा। यानी हमने x1 से बदल करके x2 कर दिया, लेकिन y चेंज नहीं हो रहा है। हम लोगों ने देखा था इस टाइप के ग्राफ में x का मान चेंज करने से y का मान चेंज नहीं होता है। अगर y का मान चेंज नहीं होता है तो आपने पढ़ा अभी स्लोप बराबर डेल्टा y बट्टे में डेल्टा x। तो भाई अगर y का मान बदल ही नहीं रहा है तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? y1 y2 दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। और डेल्टा x का कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, रेशियो तो जीरो ही आएगा, रेशियो तो जीरो ही आएगा। तो सीधी बात, नो बकवास, x एक्स के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है, मतलब स्लोप जीरो। ठीक, अब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो क्वाड्रेंट के बारे में कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है, यानी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, जब जो एंगल है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है तो tan थीटा का मान पॉजिटिव आता है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, tan थीटा का मान पॉजिटिव आता है। अगर tan थीटा का मान पॉजिटिव है तो tan थीटा ही तो स्लोप होता है, हम बोलेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है। ठीक, और 0 से 90 के बीच में हम जानते हैं जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे tan थीटा का मान जो है बढ़ता है। हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ेगा, वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ेगा, है ना। tan 0 0 होता है, tan 30 जो है 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है। तो 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये मान लीजिए कि ये y है, ये x है। मैंने एक ग्राफ ये बनाया, ठीक, एक ग्राफ ये बनाया, दूसरा ग्राफ ये बनाया, तीसरा ग्राफ ये बनाया। मुझे बताओ किसका स्लोप ज़्यादा है? तो देखो ये तो आप समझ रहे हो ना कि सारे के सारे एंगल जो बनेंगे इस x एक्सिस के साथ वो 0 से छोटा ही होगा, है ना। यहाँ हमारा 0 डिग्री, यहाँ हमारा 90 डिग्री, इसके बीच में ही ग्राफ बना है। तो नो डाउट ये थीटा 1 है मान लीजिए, ये थीटा 2 है मान लीजिए और ये थीटा 3 है मान लीजिए। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि थीटा 3 ज़्यादा है, थीटा 2 कम है और थीटा 1 सबसे कम है। तो इस हिसाब से ये जो नीले रंग का जो ग्राफ है इसका स्लोप सबसे ज़्यादा आएगा, उससे कम इसका स्लोप आएगा, उससे कम इसका स्लोप आएगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 0 से 90 के बीच में वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज करेगा। तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो किसका स्लोप ज़्यादा है? तो क्योंकि एंगल जो है एक्यूट एंगल है, यानी जो कोण है वो आपका न्यून कोण है, तो न्यून कोण के केस में थीटा का मान जिसका ज़्यादा उसका tan थीटा ज़्यादा, उसका स्लोप ज़्यादा। हर तरह से आपको जो है समझ में आनी चाहिए। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि एंगल 90 और 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में। देखो tan 90 तो अनडिफाइन है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम। ठीक, 90 से 180 के बीच में अगर मान लीजिए कोण है, वैसे केस में tan थीटा आपका निगेटिव आता है। वैसे केस में क्या होता है, tan थीटा आपका निगेटिव आता है 90 से 180 के बीच में। tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, यानी कि स्लोप जो है आपका निगेटिव आएगा, स्लोप आपका निगेटिव आएगा। और अगर एंगल 90 से 180 के बीच में, वैसे केस में आप थीटा बढ़ाओगे तो स्लोप घटेगा, थीटा बढ़ाओगे तो स्लोप घटेगा। ठीक,
देखो 0 से 90 के बीच में क्या हो रहा है कि थीटा बढ़ाने से, एंगल बढ़ने से स्लोप जो है वो बढ़ेगा, लेकिन 90 से 180 के बीच में थीटा बढ़ाने से, एंगल का मान बढ़ाने से स्लोप आपका घटेगा, स्लोप आपका घटेगा। जैसे यहां पर देखो एक ग्राफ आपको दिया गया है, ये आपको एक ग्राफ दिया गया है, अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं स्लोप x1 से लेकर के x2 तक, ये हमारा x1 है, मान लीजिए ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। इस x1 से x2 के बीच में अपने को स्लोप चाहिए, इस x1 से x2 के बीच में स्लोप आप बताओ। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए और समझिए कि अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा कि एंगल जो है एक्स एक्स के साथ अलग बनेगा, अलग अलग पॉइंट पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो अलग बनेगा। जैसे आप यहां पर स्लोप निकालेंगे तो कुछ और आएगा, यहां पर स्लोप 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 कुछ और आएगा। भाई कैसे निकालेंगे हम, तो हमने पढ़ा क्या, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कैसे एंगल बनाएगा, तो आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, आप यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, आप इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लेंगे। ठीक, तो चलिए खींचते हैं। यहां पर ये स्पर्श रेखा खींच दिया, इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा खींच दिया, ये स्पर्श रेखा खींच दिया, इसको पीछे खींचेंगे, इस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा खींच दिया, ये स्पर्श रेखा खींच दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग एंगल आ रहा है, अलग अलग एंगल आ रहा है, अलग अलग एंगल आ रहा है, मतलब टैन थीटा का मान अलग अलग हो जाएगा। टैन थीटा का मान जैसे ही अलग अलग हो जाएगा, स्लोप अलग अलग हो जाएगा। और क्योंकि सारे मान जो है 90 से छोटा है, तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप आपको ज़्यादा मिलेगा। तो देखो बार बार पीछे खींचने की जरूरत नहीं है, बार बार पीछे खींचने की जरूरत नहीं है, ऐसे में क्या होगा, कचरा हो जाएगा। तो हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं कि पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, इस एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन ऐसे खींचेंगे, इस एक्स एक्सिस के साथ ऐसे पैरेलल लाइन खींचेंगे, और यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और ये एंगल चेक कर लेंगे। यहां पर चेक करना है, पैरेलल लाइन खींचेंगे और फिर यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और फिर ये एंगल चेक कर लेंगे। यहां पर भी पैरेलल लाइन खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे और फिर ये एंगल चेक कर लेंगे। देख लेंगे कि भाई कैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग स्लोप बता देंगे। तो कर्व लाइन पे क्या होता है, कर्व लाइन पर स्लोप का मान बदलता है हर पॉइंट पे, लेकिन अगर मान लो कि सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा है मान लीजिए, वैसे केस में स्लोप नहीं चेंज होगा, वैसे केस में स्लोप चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो मैं एक सीधी रेखा बना देता हूं ऐसे, ये मैंने सीधी रेखा ऐसे बना दिया। ठीक, अब देखो आप चाहे यहां पर स्लोप निकाले, 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 एक ही आएगा, एक ही मान आएगा, क्योंकि एंगल चेंज नहीं होगा। यहां पर अगर मान लीजिए कि मान थीटा है, तो यहां पर भी थीटा हो जाएगा। इस पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींचो, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा, तो ये लाइन ही अपने आप में स्पर्श रेखा के बराबर है। और पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, एंगल थीटा, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन खींचो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, तो ये सारे मान जो है, ये सारे थीटा के मान जो है वो सेम टू सेम मिलेगा। अगर सारे थीटा का मान सेम टू सेम मिलेगा, तो जो टैन थीटा है वो भी सेम टू सेम मिलेगा, यानी स्लोप आपको सेम मिलेगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप आपका कांस्टेंट हो जाएगा, स्लोप नहीं चेंज होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है चेंज नहीं होगा, है ना। अब चाहे ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, है ना, चाहे ऐसे हो, जैसे भी हो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल चेंज नहीं होगा। इस वाले ग्राफ में आ जाओ, ये तो स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपको बताई रखा है स्लोप कांस्टेंट आएगा, किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल चेंज नहीं होगा, टैन थीटा चेंज नहीं होगा। यहां पर देख लो आप, इस वाले ग्राफ में ये आपके पास एक ग्राफ है। अब यहां पर हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं। पहले तो ये कर्व लाइन है, कर्व लाइन है तो हर पॉइंट पर स्लोप चेंज हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो चेंज नहीं होगा स्लोप।
हर पॉइंट पर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर स्लोप कुछ और आएगा, यहाँ पर स्लोप कुछ और आएगा, यहाँ पर स्लोप कुछ और आएगा। अब आप चेक करो कि कहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ये चेक करो। तो आप कैसे चेक करेंगे भाई, ये पॉइंट हमारा ए है मान लीजिए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो सबसे पहले आ जाइए पॉइंट ए पर चेक करते हैं। पॉइंट ए पर चेक करना है तो क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है इसी के पैरेलल हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, स्पर्श रेखा को क्या करो, ऐसे खींच कर लाओ पीछे, पूरा एक्स एक्सिस साथ मिला दो ऐसे, ठीक। तो ये बनेगा नहीं, स्क्रीन ही खत्म हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है छोटकू सा लाइन खींच देते हैं और इस ए पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक। ये एंगल ही आपका क्या है, tan थीटा है। तो देखो ये जो थीटा है ये क्या है, 90 से छोटा है। अगर 90 से छोटा है तो tan थीटा पॉजिटिव, यानी कि स्लोप पॉजिटिव, यानी इस वाले केस में क्या होगा, स्लोप हमारा पॉजिटिव है। यहां पर आ जाओ, फिर से क्या करेंगे, बी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचेंगे, ठीक। और बी पॉइंट पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये लाइन ही आपको मिल जाएगा, है ना। यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगा, तो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसी पर स्पर्श रेखा है, तो कोई एंगल नहीं बना, यानी कि जीरो एंगल बना। जीरो एंगल बना तो यानी कि tan जीरो जीरो हो जाएगा, यानी स्लोप हमारा जीरो हो जाएगा, स्लोप हमारा जीरो हो जाएगा। अब आ जाओ सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर भी सेम हम लोग करेंगे। ये सी पॉइंट पर सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं जो एक्स एक्सिस के जैसा बिहेव करेगा, और इस सी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं कि स्पर्श रेखा खींचते हैं। सी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, सी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच दिया ऐसे। ये एंगल चेक करो, अब जो दायां साइड का एंगल होगा वो लेना है। ये जो भी एंगल है ये आपका 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। जो थीटा है वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। 90 से 180 के बीच में है, तो 90 से 180 के बीच में जो tan थीटा होता है हमारा, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि इस पॉइंट सी पर स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ग्राफ को देखते ही तुरंत आप अपने मन में ना जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है वहां पर एक्स एक्सिस खींच देंगे, वहां पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, और जो दायां साइड का एंगल होगा उसको चेक कर लेंगे। 90 से छोटा आएगा, 90 से 0 के बीच में आएगा, पॉजिटिव स्लोप, ठीक, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव। 90 180 के बीच में आएगा तो नेगेटिव स्लोप, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं आपसे स्लोप पूछ लूँ तो एक जैसा ही आएगा, एक जैसा ही आएगा। यहाँ पर आप एंगल चेक करो, यहाँ पर एंगल चेक करो, यहाँ पर एंगल चेक करो, यहाँ पर एंगल चेक करो, तो सारे एंगल एक समान, tan थीटा एक समान, स्लोप एक समान। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर देखो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है। अगर कोई एंगल नहीं बना रहा है तो स्लोप हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा जीरो। इस वाले केस में देखो आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे तो वो सेम टू सेम ही आएगा, क्योंकि एंगल एक जैसा है। अच्छा, एंगल आप चेक करोगे किसी भी पॉइंट पर, देखो तो ये जो एंगल है ये 90 से 180 के बीच में है। ये सारे एंगल है तो एक समान, लेकिन कैसे है, 90 से 180 के बीच में है। यानी ये जो ग्राफ है इसके लिए tan थीटा का मान वो निगेटिव है, यानी कि स्लोप हमारा निगेटिव है। स्लोप कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि ये एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का मान आएगा तो निगेटिव हो जाएगा वो। और ये सारे एंगल एक समान है ना, ये सारे एंगल एक समान है। इसको पीछे खींचो तो इसी एंगल के बराबर ये सारे एंगल है। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। अब इस वाले ग्राफ में देखो, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है। सारे जगह आपको केवल ये बताना है कहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, कहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। पॉइंट ए पर आ जाओ, पॉइंट ए पर आ जाओ तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखो फटाफट से कैसे करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक, और इस पॉइंट ए पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, और ये एंगल आप चेक कर लेंगे। आपने देखा भाई ये एंगल तो हमें 90 से छोटा लग रहा है, 90 से छोटा लग रहा है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव, जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक। बी पर आ जाइए, बी पर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे
और फिर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सेम टू सेम है। ठीक, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है। अगर कोई एंगल नहीं बन रहा है तो स्लोप हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप सी पर आ जाइए तो सी पर भी वही काम करना है। आपको सी पॉइंट पर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और सी पॉइंट पर आपको क्या करना है कि स्पर्श रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक, स्पर्श रेखा खींचना है। तो चलो यहाँ पर हम लोग ऐसे खींच लेते हैं स्पर्श रेखा। ये एंगल देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है ना, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है ना। कुछ ये एंगल बन रहा है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो हम बोल देंगे भाई स्लोप जो है हमारा वो नेगेटिव है। डी पर आ जाइए। डी पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, डी पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम स्लोप क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ई पर आ जाइए तो ई पर हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, और फिर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो यही लाइन आपको मिल जाएगी। ई पॉइंट पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये लाइन ही अपने आप में इस लाइन के, इस रेखा के अनुदिश ही स्पर्श रेखा आपको मिलने वाली है। अगर ये थीटा चेक करोगे तो 90 से छोटा है, 0 से 90 के बीच में है, तो इस पॉइंट ई पर स्लोप आपका आएगा पॉजिटिव। ऐसे तुरंत आप एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, एंगल चेक करेंगे, स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, ये आप बता दोगे। आई होप आपको स्लोप के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले विस्थापन समय ग्राफ को देखते हैं। विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, तो इसमें क्या होगा, समय को एक्स एक्सिस पर डालेंगे। हर ग्राफ के लिए आप ये ध्यान में रखो, समय को एक्स पर डालेंगे, विस्थापन को वाई पर डालेंगे। समय को एक्स अक्ष पर और विस्थापन को वाई अक्ष पर डालेंगे। विस्थापन समय ग्राफ की ढलान वेग देती है। अब ढलान कैसे निकालते हैं, है ना, प्रवणता कैसे निकालते हैं, सब मैं आपको बता चुका हूं। जैसे आपने देखा ठीक वैसे ही निकलेगा, ठीक वैसे ही निकलेगा। तो विस्थापन समय ग्राफ का अगर जो ढलान है उससे आपको क्या मिल जाएगा, वेग मिलेगा। लेकिन विस्थापन ना देकर के मान लीजिए दूरी दिया गया है, वैसे केस में जो ढलान है वहां से आप चाल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, चाल निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, तो यहां पर देखो जो ये हमारा वाई एक्सिस है वहां पर विस्थापन है, और जो समय एक्सिस है वहां पर टाइम है। अब देखो हम यहां पर दो टाइम लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा टाइम t1 है, ये हमारा टाइम t1 है, और ये हमारा टाइम t2 है, ये t2 है। ये हमारा टाइम t1 हो जाएगा, ये हमारा टाइम t2 हो जाएगा। अच्छा, t1 टाइम पर कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, t1 टाइम पर कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, और t2 टाइम पर कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। तो t1 टाइम पर विस्थापन मान लीजिए कि s1 है, और t2 टाइम पर विस्थापन s2 है। ठीक, तो स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको बताया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो इस वाले केस में डेल्टा वाई के स्थान पर आप डेल्टा एस डालेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पर विस्थापन है, और डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के स्थान पर आप डेल्टा टी डालेंगे, डेल्टा टी डालेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, दूरी विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन बट्टे में समय क्या होता है, विस्थापन बट्टे में समय वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो विस्थापन और समय, विस्थापन और समय का जो ग्राफ आपको मिलेगा, जो उसका ढलान होगा, उससे आपको वेग मिल जाएगा। ठीक, उससे आपको वेग मिल जाएगा। और आप ये डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस ये आपका डेल्टा एस हो जाएगा, यही आपका डेल्टा एस है, और यही आपका डेल्टा टी है। ठीक, तो डेल्टा एस कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1, और डेल्टा टी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। आप चाहो यहां पर तो ऐसे ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बना लो, आप ये ट्रायंगल बना लो, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डेल्टा एस के बराबर, है ना, इसके पैरेलल है ये, और डेल्टा टी के पैरेलल ये है, तो ये डेल्टा टी हो जाएगा। ये हमारा थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा निकालो, तो लंब बट्टे में आधार हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो जाएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान में ये रखना है कि विस्थापन समय ग्राफ
का जो ढलान होगा उससे आपको वेग मिल जाएगा। और हम जानते हैं अगर आप विस्थापन को दूरी बोल देंगे, वैसे केस में जो वेग है वो आपको चाल बोलनी पड़ेगी। तो विस्थापन समय ग्राफ का ढलान क्या देगा? वेग। और दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या देगा? चाल। अब यहां पर देखो विस्थापन समय ग्राफ 3 अलग अलग प्रकार के आपको दिए गए हैं। तो विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होगा, सबसे पहले वो क्या देगा? हमें वेग देगा। अब आपने ये वाला ग्राफ पढ़ा था कि x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है, x को यहाँ पर x पर यहाँ पर समय है, तो समय एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो वहाँ से स्लोप आपको 0 मिलेगा। स्लोप 0 मिलेगा मतलब वेग 0 है, वेग 0 है मतलब विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। यहाँ पर आ जाइए, मैंने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप आपको कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि आप कहीं पर भी एंगल चेक करेंगे, कहीं पर भी ये एंगल चेक कर लो, इस पॉइंट पर 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 एंगल चेक कर लो, एक्स एक्सिस के साथ कांस्टेंट मिलेगा। तो स्लोप जो है यहाँ पर जो स्लोप है ये कैसा मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, जो भी आएगा लेकिन नियत आएगा, चेंज नहीं होगा। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो विस्थापन और समय ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेग देता है, वेग देता है, यानी वेग नियत है। भाई स्लोप नियत है मतलब वेग नियत है। विस्थापन समय ग्राफ का अगर स्लोप नियत है, ढलान नियत है मतलब वेग नियत है। वेग नियत है मतलब कि एक समान गति है, एक समान गति है, एक समान वेग है, नियत वेग है। अच्छा, अगर वेग नियत है तो हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि भाई त्वरण यहां पर 0 है, त्वरण 0 है। एक एक चीज आप बता सकते हो। यहां पर आप आ जाइए, यहां पर आप देखो तो जो स्लोप है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। पहले तो आपने देखा कि भाई विस्थापन समय ग्राफ है, सबसे पहला पॉइंट तो यही पकड़ना है आपको कि भाई ग्राफ किसके बीच में है? विस्थापन और समय ग्राफ है, यानी कि विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप जो है आपको वेग देगा। अगर स्लोप चेंज होगा तो वेग भी चेंज हो जाएगा, वेग भी बदलेगा। तो आप यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो अलग स्लोप आएगा, यहाँ पर स्लोप अलग आएगा, यहाँ पर स्लोप अलग आएगा, यहाँ पर स्लोप अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा भाई? क्योंकि एंगल अलग अलग बनेगा, एंगल जो है अलग अलग बनेगा। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर एंगल जो है अलग अलग बनेगा, एंगल जो है अलग अलग बनेगा। एंगल चेंज होगा, tan थीटा का मान चेंज हो जाएगा। एंगल किसके साथ देख रहे हैं? एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख रहे हैं, ठीक है। ये एंगल कुछ और आएगा, 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 ठीक। तो एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि tan थीटा चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा यानी कि वेग चेंज होगा, वेग बदलेगा, वेग बदलेगा यानी कि असमान वेग नहीं है। अगर असमान वेग नहीं है मतलब कुछ न कुछ त्वरण होगा, यानी कि त्वरण इस केस में शून्य नहीं है, ये त्वरित गति है। ऐसे आपको बताना है, ठीक। यहां देखो विस्थापन समय ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होती है। विस्थापन समय ग्राफ, यदि विस्थापन समय ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होती है मतलब वेग नियत है। क्यों नियत है बता चुका हूं। विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप जो है वेग देता है। अगर स्ट्रेट लाइन है स्लोप चेंज नहीं होगा, वेग चेंज नहीं होगा, यानी कि नियत वेग है, त्वरण 0। ऐसे आप फटाफट से सब कुछ बता सकते हो। देखो दूरी समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है। अब क्योंकि यहां पर दूरी समय ग्राफ दे रखा है, अगर विस्थापन समय ग्राफ होता तब तो आप वेग बोलते, लेकिन विस्थापन ना बोल करके दूरी बोल दिया गया है और दूरी का संबंध चाल से है तो चाल देगा। विस्थापन समय ग्राफ की जो प्रवणता है, जो स्लोप है, उसे तो आपको वेग मिलेगा, लेकिन यहां पर दूरी समय ग्राफ है तो आप चाल बोल दोगे, यही अंतर है। यहां पर देखो 4 कार है A, B, C तथा D किसी समतल सड़क पर गति कर रही है। इनके दूरी समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं, सही कथन चुनिए। दूरी समय ग्राफ है, जैसे ही आपने देख लिया भाई दूरी समय ग्राफ है तो आप बोलेंगे कि जो इसका स्लोप होगा वो क्या देगा? स्लोप हमें, दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें चाल दे देगा, स्पीड दे देगा, स्पीड दे देगा। अब आप देखिए ये जो ग्राफ B है सबके सब स्ट्रेट लाइन है, सबके सब स्ट्रेट लाइन में, यानी सबके लिए जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, भले ही अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे समय है तो इस समय एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अलग अलग है, वो एंगल अलग अलग है, एंगल अलग अलग है। अगर एंगल अलग अलग है ना, ये मान लो θ1, ये θ2, ये θ3, θ4, अगर एंगल अलग अलग है तो नो डाउट स्लोप जो है अलग अलग है। A, B, C, D सबके लिए स्लोप अलग अलग है, लेकिन हर किसी भी एक की अगर हम बात करें तो सबके लिए स्लोप कांस्टेंट है। B का स्लोप जो भी है एक समान है।
ए का स्लोप जो भी है एक समान है, डी का स्लोप जो भी है एक समान है, सी का स्लोप जो भी है एक समान है। अच्छा, जो भी एंगल यहाँ पर बन रहे हैं सबके सब 0 से 90 के बीच में ही तो बन रहे हैं, और 0 से 90 के बीच में क्या होता है कि थीटा का मान बढ़ने से टैन थीटा का मान बढ़ता है, और टैन थीटा क्या है, स्लोप है, यानी कि स्लोप जो है बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, क्योंकि दूरी समय ग्राफ है तो इसका स्लोप जो है आपको चाल देगा, यानी कि चाल बढ़ेगा। तो आप क्लियरली यहाँ पर बोल सकते हो जिसका थीटा ज़्यादा उसका चाल ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो सी की जो चाल है वो सबसे अधिक है, उससे कम डी की चाल है, उससे कम ए की चाल है, और सबसे कम बी की चाल है। अब ये आप पढ़ो, कार ए की चाल डी से अधिक है, क्या कार ए की चाल डी से अधिक है, नहीं। कार बी सबसे धीमी है, क्या कार बी सबसे धीमी है, सही। कार डी की चाल कार सी से अधिक है, कार डी की चाल सी से अधिक है, नहीं, सी की अधिक है, सबसे अधिक सी की है, गलत हो जाएगा। कार सी सबसे धीमी है, गलत हो जाएगा। आंसर हमारा 2 हो जाएगा। समझ में आया आपको क्या सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है? कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगा है कि दूरी समय ग्राफ है तो इसका जो इसका स्लोप है वहाँ से हमें चाल मिल जाती है। फिर हमने देखा कि भाई किसका स्लोप ज़्यादा है ना, किसका स्लोप ज़्यादा है, तो देखा कि भाई सारे के सारे एंगल जो बन रहे हैं इस एक्स एक्सिस के साथ 0 से 90 के बीच में, यानी जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। तो थीटा हम लोगों ने चेक कर लिया, तो सी का थीटा सबसे ज़्यादा है, सी का थीटा सबसे ज़्यादा है, सी का स्लोप सबसे ज़्यादा है, सी की चाल सबसे अधिक है, बी का थीटा सबसे कम है, बी का स्लोप सबसे कम है, बी की चाल सबसे कम है। ऐसे ही आपको चेक करना है, राइट। यहां देख लो, दिए गए वीटी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है इससे हमें त्वरण प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। अब देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ये समय एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्लोप है हमारा वो 0 हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं इस वाले केस में कि त्वरण हमारा 0 है? अगर त्वरण 0 है, त्वरण है ही नहीं, तो त्वरित गति तो हम नहीं बोल सकते हैं, त्वरित गति तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, त्वरण तो है ही नहीं इसके पास। अगर त्वरण नहीं है मतलब कि वेग जो है वो नियत है, वेग नियत है, वेग नियत है तो हम बोल नहीं सकते हैं कि ये असमान गति कर रहा है। वेग नियत है मतलब कि समान गति है, एक समान गति है, ठीक। वेग नियत है मतलब एक समान गति है, तो एक समान गति कर रहा है। क्या हम विराम में बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। वेग नियत है, विराम में नहीं है ना। यहाँ पर वेग का कुछ ना कुछ मान है, वेग 0 थोड़ी है जो विराम में बोलेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये सवाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अलग तरीके से, है ना। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि समय देखो बढ़ता जा रहा है, आप समय में आगे बढ़ो, आप समय में आगे बढ़िए, v का मान चेंज नहीं हो रहा है। आप समय में आगे बढ़ो, v का मान चेंज नहीं हो रहा है। आप समय में आगे बढ़ो, v का मान चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आप बाइक चला रहे हो, समय बढ़ता जा रहा है लेकिन आप अपने बाइक की स्पीड चेंज नहीं कर रहे हो, तो यही केस है। यहां जाइए, कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? देखो ग्राफ जो आपको दिया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एसटी ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको स्पीड देता है, स्पीड देता है, ठीक। अब देखो एक समान गति यानी कि एक समान स्पीड, एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल के लिए जरूरी है कि स्लोप एक समान हो, ठीक है। एक समान चाल के लिए जरूरी है कि स्लोप एक समान हो। जो कर्व लाइन होता है उस पे तो स्लोप चेंज होता है हर पॉइंट पे, है ना। जैसे ये कर्व लाइन है, यहाँ पर स्लोप कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, है ना। एक्स एक्सिस के साथ अगर आप एंगल देखेंगे, यानी कि समय एक्सिस के साथ अगर एंगल देखेंगे आप, तो आपको अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मिलेगा, अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग मिलेगा, है ना। अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग मिलेगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल आपको अलग अलग मिलेगा, तो स्लोप जो है अलग अलग मिलेगा। अगर स्लोप ही एक समान नहीं है तो स्पीड एक समान पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी देखो कर्व लाइन है, कर्व लाइन है तो अलग अलग पॉइंट पर स्लोप अलग अलग मिलेगा। स्लोप जानते हो ना कैसे निकालेंगे आप? स्पर्श रेखा खींच खींच करके देख लो एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखो समय एक्सिस के साथ
पैरेलल लाइन है तो इस हिसाब से स्लोप जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप अगर जीरो हो जाएगा यानी कि स्पीड जीरो है, यानी कि जो पिंड है विराम अवस्था में है ना। समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्लोप जीरो है, स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो है, यानी कि जो भी पिंड है वो रुका हुआ है। ये भी नहीं होगा। हमें मालूम है कि एक समान गति के लिए ग्राफ चाहिए, एक समान गति के लिए ग्राफ चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन है तो आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालोगे तो वो एक जैसा ही आएगा, एक जैसा ही आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो चेंज नहीं होगा, तो थीटा का मान चेंज नहीं होगा, है ना। टैन थीटा का मान चेंज नहीं होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, यानी कि एक समान गति है। ऐसे आपको रिलेट करते हुए धुआं धुआं कर देना है सवाल को। इस प्रश्न को बनाते हैं। दिया ग्राफ किसी पिंड का भिन्न समय पर उसकी स्थिति को दर्शाता है ना। दूरी और समय का ग्राफ है। पिंड की चाल ज्ञात करें जब पिंड गति करता है ए से बी। अब देखो दूरी समय ग्राफ है तो सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि इसका स्लोप क्या देगा। इसका स्लोप आपको स्पीड देगा, स्पीड देगा। पिंड की चाल ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है यानी कि स्लोप ज्ञात करनी है। स्लोप निकालने का तरीका आपको मैं बता चुका हूं। तो ए से बी में आ जाओ, ए से बी में आप स्लोप चेक करो। ए से बी में ये आपको ग्राफ मिल रहा है, ए से बी में आपको ये ग्राफ मिल रहा है। ठीक, ये ग्राफ मिल रहा है यानी कि हर पॉइंट पर जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो एक समान होगा। तो मान लीजिए कि ये जो एंगल है वो थीटा है। अब आपको क्या चाहिए, क्या थीटा चाहिए? नहीं, आपको तो टैन थीटा चाहिए, आपको तो टैन थीटा चाहिए। टैन थीटा कैसे निकालेंगे? तो टैन थीटा जो है आप कुछ ऐसे निकाल सकते हो, इसको मिला दो। टैन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार हो जाएगा, लंब बट्टे में आधार हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर दो। बात एक ही है, लंब बट्टे में आधार करो या फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करो। डेल्टा वाई, अब देखो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, ये मान जो है ये y1 हो जाएगा और ये मान जो है ये y2 हो जाएगा, ये मान जो है ये y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और यहाँ पर जो मान है वो y1 हो जाएगा। ये y2 है यानी कि 3 है, y1 जो है 0 हो जाएगा। अच्छा, नीचे में x2 माइनस x1 आएगा तो ये हमारा x2 हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा x1 हो जाएगा, है ना। ये 2 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। तो y2 माइनस y1 3 माइनस 0 बट्टे में 5 माइनस 2 बट्टे में 3 बट्टे में 3 बराबर 1। 1 मीटर पर सेकंड, मीटर में दूरी है, समय सेकंड में है, 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब टैन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार करके निकाल सकते हो, है ना। तो लंब की लंबाई ये है, ये लंबाई आप निकालने के लिए वाई एक्सिस पर देखेंगे, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। आधार ये लंबाई, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप टैन थीटा निकालेंगे तो लंब बट्टे में आधार 3 बट्टे में 3 बराबर 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो कैसे, जैसे आपको सुविधा लगे, जैसे आपको समझ में आए, आपको वैसे निकालना है। ठीक है, अब बी से सी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो बी से सी की बात करते हैं तो बी से सी में देखो क्या ये समय अक्ष के साथ या फिर ये एक्स अक्ष के साथ कोई एंगल बन रहा है? कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो बी से सी के बीच में जो स्लोप है वो तो 0 है। अगर स्लोप 0 है यानी कि स्पीड 0 है, स्पीड 0 है यानी कि जो भी पिंड है वो रुका हुआ है। इस 5 से 7 सेकंड तक जो पिंड है वो रुका हुआ है। ठीक, अब आ जाइए सी से डी की बात करते हैं, सी से डी की बात करते हैं। तो यहां पर देखो पॉइंट सी यानी कि 7 सेकंड, पॉइंट डी यानी कि 9 सेकंड पर है। ठीक, और ये हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिया और इसके साथ हम लोग एंगल चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा, ये हमारा एंगल जो बनेगा वही एंगल बनेगा यहां पर। तो टैन थीटा लंब बट्टे में आधार कर लो, ये लंब है, ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी लंबाई निकालने के लिए आप आएंगे वाई एक्सिस पर। तो 7, यहां पर आप चाहो तो मिला सकते हो ऐसे, 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा।
और ये 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो लंब बट्टे में आधार यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा यानी कि स्पीड कांस्टेंट। 2 मीटर पर सेकेंड से 7 से 9 के बीच में पिंड चलने वाला है। 5 से 7 सेकंड के बीच पिंड रुका हुआ था और फिर 2 से 5 के बीच में जो पिंड है वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। तो दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप है चाल देगा, विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप वेग देगा। समान वेग और समय के ग्राफ में रेखा किसके समानांतर होती है? देखो ग्राफ किसके किसके बीच है, ग्राफ किसके किसके बीच है, तो ग्राफ जो है ये वेग और समय के बीच है। ठीक, पूछा है किसके समानांतर होती है, क्या समय अक्ष के समानांतर होती है? तो समय अक्ष के समानांतर जरा खींच कर देखते हैं ग्राफ। ये हम लोगों ने खींच लिया समय अक्ष के समानांतर। क्या ये एक समान वेग है? बिल्कुल एक समान वेग है। ये तो एक समान वेग है ही ना, ये तो एक समान वेग है ही, क्योंकि समय में आप आगे बढ़ते जाओ, समय में आप आगे बढ़ते जाओ, जो वेग है वो चेंज कहाँ हो रहा है? वेग तो एक ही पॉइंट पर अटका हुआ है, वेग तो एक ही पॉइंट पर अटका हुआ है। आप स्लोप से चेक कर सकते हो, आप स्लोप से चेक कर सकते हो। जो वेग समय ग्राफ का स्लोप होता है वो आपको त्वरण देता है, त्वरण देता है। अब क्योंकि ये जो ग्राफ है समय एक्सिस के पैरेलल है, समय एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी कि स्लोप इसका 0 है, यानी कि त्वरण 0 है। त्वरण 0 है मतलब कि वेग नियत है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, वेग नियत है, यानी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वेग अक्ष के समानांतर तो बोल नहीं सकते हैं। वेग अक्ष के समानांतर अगर आप करोगे तो क्या सीन बन जाएगा? देखो वेग अक्ष के समानांतर आप ये अगर करते हो तो क्या होगा कि समय रुक चुका है, वेग लगातार बढ़ रहा है, यानी एक ही समय पर अलग अलग वेग आपको मिल जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि समय घड़ी की सुई रुक जाए और आपके बाइक की स्पीड बढ़ती रहे? ये चीज़ नहीं हो सकता है। तो ये ग्राफ अनडिफाइंड है। ठीक, दोनों अक्षों के बीच तिरछी ऐसे ऐसे, तो इसमें जो है एक समान वेग कहाँ है? एक समान वेग यानी कि नियत वेग। इसमें तो वेग क्या है कि समय के साथ बढ़ेगा, तो ये भी संभव नहीं है। और वक्र रेखा तो संभव नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है, एक समान के लिए स्ट्रेट लाइन। ये भी 2025 का सवाल है। किसी पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो यह दर्शाता है कि पिंड गतिशील है। विस्थापन समय ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ है। विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है। अच्छा, विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेग देता है, ये आपको वेग देता है। ठीक, और सरल रेखा के लिए हम जानते हैं कि स्लोप कांस्टेंट होता है। सरल रेखा के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है। जो स्लोप है, जो स्लोप है ये कांस्टेंट होता है, मैं आपको बता चुका हूं। यानी वेग जो है वो कांस्टेंट है, नियत है। वेग नियत है यानी कि जो त्वरण है वो हमारा 0 है। ये सारी बातें हम लोग बता सकते हैं। ठीक, वेग नियत है तो एक समान वेग से बोल सकते हैं, असमान वेग तो नहीं बोलेंगे। असमान वेग के लिए तो कर्व लाइन आपको मिलेगा जहां स्लोप हर पॉइंट पर चेंज होगा। त्वरित गति से क्या त्वरण है गति के पास? बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि जो वेग है ये कांस्टेंट है, नियत है, यानी कि त्वरण नहीं है। त्वरण नहीं है तो त्वरित गति नहीं है। पिंड विराम अवस्था में है, बोल रखा है कि गतिशील है, तो विराम अवस्था में नहीं बोलेंगे, विराम अवस्था में नहीं बोलेंगे। विराम अवस्था का मतलब ये होता है कि स्लोप जो है ये 0 हो जाता। स्लोप 0 कब होता? जब ग्राफ ये मिलता। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी हो सकता था, लेकिन बोल रखा है कि गतिशील है। गतिशील है मतलब विराम में नहीं है। तो जो ग्राफ है हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो, स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे जैसे हो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन के साथ वो जो ग्राफ है विराम अवस्था में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर डालेंगे और वेलोसिटी को वेग वाई एक्सिस पर डालेंगे, है ना। और ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर देखो तो ये आपको अगर एक ग्राफ ऐसे मिला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको ये ग्राफ मिलता है तो समय अक्ष के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी कि स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। और
जो वेग समय ग्राफ है इसका स्लोप हमें त्वरण देता है, यानी कि त्वरण जो है 0 हो जाएगा। ठीक, त्वरण जो है वो 0 हो जाएगा, शून्य त्वरण मिलेगा। शून्य त्वरण का मतलब क्या हुआ कि एक समान वेग। तो वेग समय ग्राफ का जो ढलान होगा उससे आपको त्वरण मिल जाएगा। और एक समान त्वरण कब मिलेगा? जब वेग समय ग्राफ सरल रेखा होती है, क्योंकि हम जानते हैं अगर सरल रेखा है तो स्लोप कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि वेग समय ग्राफ का स्लोप हमें चाहिए तो त्वरण देगा। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक समान त्वरण है। जैसे यहां पर देखो वेग समय ग्राफ है, आपको जो ग्राफ मिला यहां पर स्ट्रेट लाइन मिला है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला है, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला है। स्ट्रेट लाइन के लिए हर पॉइंट पर आप स्लोप निकालेंगे तो कैसा मिलेगा? जो स्लोप मिलेगा वो एक जैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। स्लोप कांस्टेंट मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट मिलेगा। त्वरण नियत है, मतलब जो वेग है समान समय अंतराल में समान दर से बदल रहा है। अब देखो इस ग्राफ को देख करके, जब समय 0 था तो वेग 0 था, प्रारंभिक वेग 0 है। एक समान दर से वेग बढ़ रहा है। क्यों बोला? क्योंकि त्वरण जो है वो नियत है। त्वरण नियत है मतलब त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो अगर ये त्वरण नियत है मतलब वेग में जो परिवर्तन है वो समान दर से हो रहा है। एक समान त्वरण या नियत त्वरण है ना, एक समान त्वरण तो है ही, वेग समय के समानुपाती है। वेग समय के समानुपाती है तभी जाकर के ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। ठीक, अदरवाइज आपको कर्व लाइन मिलेगी। tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलेंगे, और स्लोप कैसे निकालेंगे? तो आपने देखा था tan थीटा बराबर y2 माइनस में y1 बट्टे में x2 माइनस में x1। क्योंकि यहाँ पर y के स्थान पर वेग है तो y2 माइनस में y1 के स्थान पर v2 माइनस में v1। क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पर समय है तो x2 माइनस x1 के स्थान पर t2 माइनस t1 बोलेंगे। ठीक, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख करके देखो आप क्या क्या बता सकते हो, क्या क्या आप बता सकते हो। देखो जब समय 0 है उस समय भी वेग का कुछ ना कुछ मान है, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 नहीं है ना। अगर मान लो कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता, वैसे केस में हम बोल सकते थे कि जब समय 0 है तो वेग भी 0 है। क्योंकि यहाँ पर समय 0 है, वेग 0 नहीं है, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 नहीं है। प्रारंभिक वेग 0 नहीं है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप जो है हर पॉइंट पर, स्लोप हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट मिलेगा। हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट मिलेगा, है ना। किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकालेंगे, एंगल देखेंगे तो थीटा ही आएगा, यानी कि जो स्लोप है ये कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ का स्लोप त्वरण देता है, यानी कि त्वरण जो है कांस्टेंट है। तो एक समान त्वरण या नियत त्वरण है, एक समान दर से वेग बढ़ रहा है। एक समान त्वरण का मतलब होता है, तो ये जो ग्राफ है ये केवल आपको ये बता रहा है, ये सब तो बता ही रहा है कि त्वरण जो है एक समान है, वेग में परिवर्तन समान दर से हो रहा है, लेकिन प्रारंभिक वेग यहाँ पर 0 नहीं है। प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, यानी कि समय जब 0 था उस समय भी वेग कुछ ना कुछ था। ठीक, यहाँ पर जब समय था उस समय वेग भी यहाँ पर जब समय 0 था तो वेग भी 0 था। यहाँ पर देखो वीटी है, फिर से यहाँ भी वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ का स्लोप आपको त्वरण देगा। ठीक, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो जो स्लोप है वो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक, अब यहां पर देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पर अगर आप एंगल चेक करेंगे एक्स एक्सिस के साथ तो ये एंगल एक समान ही मिलेगा। मान लो ये एंगल थीटा है, ये थीटा कुछ भी हो, इतना तो हमें दिख रहा है कि 90 से 180 के बीच में है। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है ना। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि जो स्लोप है ये नेगेटिव है। स्लोप जो है नेगेटिव है, यानी कि जो त्वरण है वो नेगेटिव है। त्वरण नेगेटिव है तो मैंने आपको बता रखा है कि जो स्पीड है वो लगातार घटेगी समय के साथ, है ना, घटेगी समय के साथ, यानी कि जो अंतिम वेग है वो कम है प्रारंभिक वेग से। ठीक, तो देखो एक समान मंदन या नियत मंदन। मंदन का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण एक समान क्यों बोला? क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट है ना, भले ही स्लोप नेगेटिव है, त्वरण ऋणात्मक है।
वेग समय के साथ घट रहा है लेकिन नियत दर से घट रहा है, इसीलिए मंदन तो है और एक समान मंदन है, स्ट्रेट लाइन है, एक समान दर से वेग घट रहा है, वेग समय के व्युत्क्रम अनुपाती है, बढ़ते समय के साथ वेग घट रहा है। एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। हम जानते हैं अगर सरल रेखा है तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि त्वरण हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। त्वरण कांस्टेंट है, त्वरण नियत है, यानी कि एक समान त्वरण है। अगर मान लीजिए वेग समय ग्राफ जो है ऐसे कर्व लाइन मिले, कर्व लाइन मिलता है तो हमें मालूम है कि अलग अलग पॉइंट पर जो स्लोप है वो अलग अलग आएगा, स्लोप वेरिएबल आएगा, जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। ये कैसा होगा भाई, ये वेरिएबल होगा। अगर स्लोप वेरिएबल होगा तो इसका स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप त्वरण देगा, यानी जो त्वरण है ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। अगर ये वेरिएबल है मतलब कि असमान त्वरण है। ऐसे आपको चेक करना है। तो आपको या तो स्लोप देखना है ग्राफ का या फिर आप एरिया देखेंगे। तो हम लोग अभी स्लोप देख रहे हैं, एरिया के ऊपर अभी बात करेंगे। तो आपने देखा वेग समय ग्राफ का स्लोप त्वरण देता है। अब वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन देता है। अगर वेग के स्थान पर चाल है तो समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल आपको दूरी देगा। अभी देखो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर दो टाइम इंटरवल लेता हूँ, दो टाइम इंटरवल। मान लीजिए कि ये हमारा t1 है, ये हमारा t2 है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई t1 से t2 ये जो समय अंतराल है इसमें विस्थापन कितना हुआ। जैसे बोलते हैं ना कि भाई 4 सेकंड से 10 सेकंड तक विस्थापन कितना हुआ। ठीक वही केस मान लीजिए कि t1 से t2 जो समय अंतराल है इसमें विस्थापन कितना हुआ। ग्राफ कौन सा है, vt है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा t1 और ये हमारा t2। तो t1 से t2 ये ग्राफ है, t1 से t2 ये ग्राफ है, ये केवल इतना पार्ट, और ये हमारा समय अक्ष है। अब ये जो एरिया है बीच का, ये जो एरिया है बीच का, ये जो एरिया है बीच का, इस एरिया का मान आप निकाल लीजिए, आपको विस्थापन मिल जाएगा। मान लीजिए ये वेग ना होकर के चाल हो तो यही एरिया जो है दूरी के बराबर हो जाएगा, यही एरिया दूरी के बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको ये एरिया निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं ना, उसका क्षेत्रफल निकाल लो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको दो पार्ट में तोड़ दो, दो पार्ट में तोड़ दीजिए तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा, त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये आपके पास आयत हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा विस्थापन, है ना, विस्थापन मिल जाएगा। इस समय अंतराल में कितना विस्थापन हुआ। अगर मान लीजिए ये चाल है तो इस समय अंतराल में दूरी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे हम लोग एरिया निकालते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये मान लीजिए कि वेग समय ग्राफ है और ये आपको ऐसे ग्राफ मिला है। अब आपको क्या चाहिए, ये जो पूरा समय अंतराल है 0 से लेकर के Q तक, ये जो समय अंतराल है इसमें कितना विस्थापन हुआ। तो आप क्या करेंगे, 0 से Q के बीच में, 0 से Q जो समय अंतराल है वहां पर आपको ग्राफ तो ये मिला है, ये ग्राफ मिला है, ठीक, और ये पूरा समय है। तो आप क्या करेंगे, ये एरिया निकाल लेंगे। ये एरिया क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास समकोण त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल। ठीक, यहां पर आ जाओ, Q समय में, 0 से लेकर के Q समय में जो विस्थापन हुआ है वो चाहिए। तो आप क्या करेंगे भाई, Q समय तक का आप ग्राफ उठाएंगे, ठीक, फिर Q समय तक का आप समय उठाएंगे और फिर क्या करेंगे, ये एरिया निकाल लेंगे, ये एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ भी आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, यहाँ से आप इसको ट्रायंगल बना दो या फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। ये एरिया निकाल लो, ये एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। तो अगर वेग समय ग्राफ है तो विस्थापन आपको मिल जाएगा, अगर चाल समय ग्राफ है तो आपको यही एरिया जो है दूरी आपको दे देगा, राइट। एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ होता है। तो वेग समय ग्राफ आपसे दिया गया है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है ये हमें त्वरण देता है, और त्वरण को अगर आपको एक समान रखना है यानी स्लोप आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। स्लोप कांस्टेंट कब होता है, जब आपको ग्राफ सरल रेखा मिले। तो सरल रेखा हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से
प्राप्त होता है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। वेग समय ग्राफ का जो ढलान है उससे आपको त्वरण मिलेगा। ये 2018 का पूछा हुआ सवाल है। चाल समय ग्राफ और समय अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल डैश के बराबर होता है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि अगर वेग समय ग्राफ है तब तो एरिया विस्थापन देगा, अगर चाल समय ग्राफ है वैसे केस में एरिया आपको डिस्टेंस देगा। तो यहाँ पर स्पीड है और यहाँ पर टाइम है। मान लीजिए कि भाई ये ग्राफ मिला है, ये ग्राफ मिला है, ये हमारा t1 टाइम है, ये हमारा t2 टाइम है। तो इस टाइम में जो एरिया आएगा, इस टाइम इंटरवल में जो एरिया आएगा वही आपको डिस्टेंस दे देगा, वही आपको डिस्टेंस दे देगा। तो तय की गई दूरी, विस्थापन नहीं बोलेंगे क्योंकि चाल समय ग्राफ है ना, चाल समय ग्राफ है तो विस्थापन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, तय की गई दूरी। यह भी पूछा हुआ सवाल है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल डैश के बराबर होता है। अब इस बार वेग समय ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया से आपको विस्थापन मिलेगा, सी हमारा राइट आंसर। इस वाले में चाल समय ग्राफ है तो एरिया से तय की गई दूरी। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, कुछ समय बाद गेंद फेंकने वाले के हाथ में लौट आती है, निम्न में से कौन इस स्थिति का सही ग्राफीय प्रदर्शन करता है। अच्छा, जब आप किसी गेंद को फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ स्पीड से तो फेंकते हैं। जब आप गेंद को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ स्पीड से फेंकेंगे। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ स्पीड तो आप देंगे ना, जीरो स्पीड से तो फेंकेंगे नहीं। तो जब आपका समय जीरो है उस समय भी कुछ ना कुछ स्पीड गेंद के पास होगी, उस समय भी कुछ ना कुछ स्पीड जो है इसके पास होगी, जीरो नहीं होगी। आप फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ स्पीड से फेंकेंगे। यानी जब समय जीरो होगा ना उस समय स्पीड जीरो नहीं है। यहां पर देखिए, जब समय जीरो है तो स्पीड भी जीरो है, वेग भी जीरो है। ऊपर फेंकते हैं तो जो वेग है वही स्पीड है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। ठीक, यानी समय जब जीरो होगा तो कुछ ना कुछ वेग होगा। अब यहां पर भी देखो, जब समय जीरो है तो वेग जीरो है, तो ये ग्राफ भी कट गया। अब या तो ए है या तो सी है, क्योंकि दोनों केस में देखो समय जीरो है उस समय कुछ ना कुछ वेग है, समय जब जीरो है तो कुछ ना कुछ वेग है। अच्छा, जब हम गेंद को फेंकते हैं तो धीरे 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 गेंद की जो स्पीड है वो घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। समय बढ़ता जाता है, वेग जो है वो घटता जाता है, और फिर एक पॉइंट के बाद जो गेंद है वो रुक जाएगी, फिर नीचे की ओर आएगी। लगातार स्पीड गेंद की बढ़ने वाली है। यहां पर देखो आपको बताया गया है कि देखो समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है और वेग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। समय बढ़ता जा रहा है, वेग भी लगातार बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, वेग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। जब हम फेंकेंगे ऊपर तो समय बढ़ेगा, वेग घटेगा धीरे धीरे। इस वाले में आ जाओ, देखो साफ साफ आपको दिख रहा है। फेंका था किसी स्पीड से, फिर फेंका, धीरे धीरे वेग घटा, धीरे धीरे देखो समय बढ़ता गया, हम समय में आगे बढ़ते चले गए, वेग लगातार घटता गया, हम समय में ऐसे आगे बढ़ते गए, वेग लगातार घटता गया, घटता गया, घटता गया, और फिर मैक्सिमम हाइट पर जाकर के वेग जीरो हो गया। फिर नीचे की ओर वो आया तो वेग लगातार बढ़ा, स्पीड लगातार बढ़ा, तो देखो बढ़ता हुआ स्पीड आपको दिखाया गया है, बढ़ता हुआ स्पीड आपको दिखाया गया है। यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ट्रॉली का वेग पहले एक समान दर से घटता है, वेग जो है एक समान दर से घटता है, ठीक, उसके बाद नियत वेग प्राप्त कर लेता है। अच्छा, एक समान दर से वेग घटता है, अगर वेग समय के साथ घटे तो हमें मालूम है कि जो, चलो इस हिसाब से हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले बिना त्वरण के ही आप बना करके देखो बनता है कि नहीं। पहले एक समान दर से घटता है, बाद में वेग नियत प्राप्त कर लेता है, तथा अंत में ट्रॉली का वेग एक समान दर से बढ़ने लगता है। निम्न में से कौन सा गति का ग्राफीय प्रदर्शन इस पूरी स्थिति को सही सही दर्शाता है? तो बिना स्लोप का हम लोग पहले बनाते हैं। एक ट्रॉली का वेग एक समान दर से बढ़ता है, एक समान के लिए हमेशा ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। आप अपने दिमाग में घुसा लो, एक समान के लिए ग्राफ आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। कर्व वाले को तो पहले उड़ा दो, ठीक। एक समान दर से बढ़ेगा, समय के साथ एक समान दर से बढ़ेगा, तो देखो समय के साथ एक, यहां पर देखो तो पहले ये घट रहा है ना। यहां पर देखो तो भाई जब समय जीरो था उस समय कुछ ना कुछ वेग था, फिर जो है ये घट रहा है वेग, ये तो होगा नहीं। पहले वेग एक, हाँ घटता लिखा हुआ है ना, हाँ सही है, सही है, सही है, माफ करिएगा, मुझे लगा बढ़ता हुआ लिखा हुआ है। समय के साथ पहले वेग जो है ये घटता है ना, समय के साथ
वेग जो है एक समान दर से घटता है, तो ये आपको दिखाया गया है कि हाँ समय के साथ वेग एक समान दर से घट रहा है। फिर वेग नियत हो जाता है, यानी फिर क्या होगा, समय बढ़ेगा लेकिन वेग नहीं बढ़ेगा। देखो इस पूरे टाइम इंटरवल में, ये जो पूरा टाइम इंटरवल है, इस पूरे टाइम इंटरवल में वेग का मान जो है वो नियत है, यहीं पर अटक गया है, तो वेग नियत हो गया। फिर बोल रखा है कि एक समान दर से बढ़ेगा। अब देखो इस पूरे टाइम इंटरवल में, यहाँ पर इस पूरे टाइम इंटरवल में जो वेग है वो एक समान दर से घटा है। तो ये जो पूरा टाइम इंटरवल है इसमें वेग एक समान दर से घटा है, ठीक। ये जो पूरा टाइम इंटरवल है इसमें वेग नियत रहा है, और ये जो पूरा टाइम इंटरवल है इसमें वेग जो है एक समान दर से बढ़ा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या हुआ, वेग जो है एक समान दर से घटा है, ठीक है, घटा है और फिर जीरो हो गया है। घटने के बाद वेग जो है वो जीरो हो गया है और फिर बढ़ा है, यानी नियत हुआ ही नहीं। पहले वेग लगातार घटा, फिर जीरो हो गया और फिर बढ़ा, ठीक। ये कुछ वैसा हो गया कि आपने गेंद को ऊपर फेंका, वेग घटा, फिर मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो गया और फिर वो नीचे आया, तो कुछ ये चीज हो गया। आप इसी सवाल को स्लोप से बना सकते हो। देखो वेग एक समान दर से घटता है, अगर वेग एक समान दर से घटता है मतलब जो त्वरण होगा वो आपका ऋणात्मक होगा। फिर वेग जो है नियत हो जाता है, यानी कि जो त्वरण है वो जीरो है। फिर वेग एक समान दर से बढ़ता है, यानी कि जो त्वरण है वो धनात्मक है, ठीक। अब आप स्लोप देख लो, अब आप यहां पर स्लोप देखो, यहां देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप हमारा कांस्टेंट होगा, लेकिन धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा। तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल देख लो कितना बन रहा है। तो ये एंगल आप देखो, ये जो एंगल है ये क्या 90 से 180 के बीच में है, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा इसका नेगेटिव आएगा, tan थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। स्लोप वेग समय ग्राफ का त्वरण देता है, त्वरण जो है ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक। अब आ जाओ यहां पर, यहां से यहां देखो, यहां से यहां देखो आप, तो जो ये ग्राफ है ये किसके पैरेलल है, समय अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है। तो समय एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा है। थीटा यहां पर जीरो है, यानी कि tan थीटा जीरो, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, यानी कि त्वरण जीरो, राइट, ठीक, त्वरण जीरो। यहां पर देखो आप, यहां पर आप एंगल चेक करो, एक्स एक्सिस के साथ एंगल चेक करो, ये थीटा आ जाएगा। चाहो तो आप यहां पर ऐसे चेक कर लो, ये देखो न्यून कोण है ना, 90 से 0 के बीच का है, तो यहां पर थीटा पॉजिटिव होगा, यानी कि tan थीटा आपका पॉजिटिव होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या देगा, वेग समय ग्राफ का त्वरण जो है आपका धनात्मक होगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये भी एक तरीका है चेक करने का, ठीक। यहां पर स्लोप जो है लगातार चेंज होगा, कर्व लाइन है, स्लोप अगर लगातार चेंज होगा यानी कि जो त्वरण है वो लगातार चेंज होगा, त्वरण बदलेगा, तो एक समान दर से वेग बढ़ेगा या घटेगा नहीं, ठीक। यहां पर एक समान दर से वेग पहले बढ़ता है फिर जाकर के नियत हो जाता है, यहां पर एक समान दर से घटता है फिर जीरो हो जाता है वेग, फिर जाकर के एक समान दर से बढ़ता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्राफीय प्रदर्शन व्यवहारिक रूप से संभव है, यानी इन चार में से कौन सा ग्राफ संभव है। यहां देखिए पहला जो ग्राफ है, ए जो ग्राफ है, ये वेग समय के बीच में है। आप यहां पर देखिए तो जो समय है वो एक पॉइंट पर फिक्स है, कुछ न कुछ एक समय आपको दिया गया है, और एक ही समय पर आप देखो यहां पर अलग अलग वेग दिखाया गया है, यानी एक ही समय पर देखो ये वेग भी है, ये वेग भी है, वेग आपको वाई एक्सिस पर देखना है, ये वेग भी है, ये वेग भी है। तो क्या ऐसा संभव है कि समय थम जाए, समय रुक जाए, वेग लगातार बढ़ता जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बाइक के स्पीड को बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी को बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन घड़ी की सुई रुक गई है, समय नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपके बाइक की स्पीड जो लगातार बढ़ रही है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये जो ग्राफ है ये संभव नहीं है। आप स्लोप से भी चेक कर सकते हो, स्लोप के लिए ये एंगल कितना बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ या फिर समय एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनेगा। तो जो tan 90 है वो कितना होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, यानी स्लोप अपरिभाषित है, मतलब ये ग्राफ जो है संभव नहीं है, ये ग्राफ संभव नहीं है। यहां पर आ जाओ, दूरी समय ग्राफ है ये। अब यहां पर देखो, यहां भी समय रुक गया है, लेकिन दूरी लगातार बढ़ रही है। तो क्या ये चीज संभव है कि आप समय को रोक करके
डिस्टेंस अपना कवर करते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ समय तो बीत ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि एक समय पर आप रुक गए हैं और दूरी अब तय किए जा रहे हैं, ये भी संभव नहीं है। आप यहाँ भी क्या कर सकते हो कि स्लोप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये दूरी समय ग्राफ है। दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होगा, दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको स्पीड दे देगा। और यहाँ पर देखो tan 90 डिग्री ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। या फिर tan 90 का मान आप यहाँ पर अनंत बोल सकते हो। संभव नहीं है कि आप घड़ी की सुई को रोक करके आप समय रोक दिए हैं और आपने अनंत दूरी तय कर ली है, अनंत चाल से आप चल रहे हैं, ये भी संभव नहीं है। वेग समय ग्राफ का जो स्लोप है वो त्वरण दे देगा, त्वरण जो है वो अनंत है, संभव नहीं है। ये सब संभव नहीं है। जहाँ जहाँ स्लोप अनडिफाइंड आ गया वहाँ वहाँ संभव नहीं है। खैर स्लोप से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही देख करके पकड़ लोगे। अब आप यहाँ पर आ जाओ, आप इस वाले ग्राफ में आ जाओ। यहाँ पर देखिए तो एक ही समय पर जो है, एक ही समय पर अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी समय है इस समय पर ये डिस्टेंस भी कवर किया जा रहा है और ये डिस्टेंस भी कवर किया जा रहा है। तो एक ही समय पर आप दो अलग अलग दूरी तय नहीं कर सकते हैं। एक ही समय पर आप दो अलग अलग दूरी कैसे तय कर सकते हैं? तो ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, स्लोप आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। देखो समय एक ही है, एक ही समय पर ये स्लोप भी बन रहा है, एक ही समय पर ये स्लोप भी बन रहा है। यहाँ से स्पीड ऋणात्मक आ जाएगा और स्पीड चाल जो है ऋणात्मक होती नहीं है, गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, इस वाले में देखिए कि यहाँ पर जो भी समय है, मान लो कि ये t समय है, तो 0 से लेकर के t समय तक देखो क्या हो रहा है। 0 से लेकर t समय तक समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूरी लगातार घटती जा रही है। तो क्या ऐसा संभव है कि समय बढ़ता जाए और दूरी घटती जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर समय बढ़ रहा है और आप गतिशील हैं तो कुछ भी आप चलेंगे तो दूरी तो लगातार ऐड होती चली जाएगी ना, दूरी तो लगातार ऐड होती चली जाएगी। आप बोलेंगे सर होता तो है, हम घर से मान लीजिए कि घर से हम बाहर दोस्त के घर जाते हैं, घर से हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं और फिर लौट करके घर आते हैं, दूरी घट गई ना। ऐसा नहीं होता है। अब घर से दोस्त ट्यूशन पढ़ने गए, कुछ दूरी आपने चल ली, ट्यूशन से घर आए, फिर से आपने कुछ दूरी चली है, तो दूरी तो बढ़ी ना, घटी कहाँ। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन दूरी लगातार घटती जा रही है। तो ये चीज़ संभव नहीं है, ये चीज़ संभव नहीं है। हाँ, टी समय के बाद बोल सकते हो कि ये चीज़ सही है, इतना पार्ट तो सही है, इतना पार्ट सही है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, ये पार्ट जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये पार्ट सही नहीं है, ये पार्ट सही है। आप स्लोप भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर चलो स्लोप देखते हैं। आप ये जो समय है t, इस t समय के भीतर किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप देखेंगे तो स्लोप जो है आपको ऋणात्मक मिलने वाली है। किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऋणात्मक मिलने वाली है। तो दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप है, इससे हमें क्या मिलता है भाई? स्पीड इससे मिल जाती है, और स्पीड जो है नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है। आपने पढ़ा कि जो चाल होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, दूरी धनात्मक तो चाल धनात्मक। अगर मान लीजिए ग्राफ केवल इतना होता है, ऐसे ये ग्राफ होता तो संभव है, तब हम बोलते कि भाई ठीक है, 0 से t समय तक नहीं चली गई है, विराम अवस्था में वस्तु रही है, उसके बाद जो है लगातार समय बढ़ता गया, दूरी भी बढ़ती गई। ठीक, तो ये भी ग्राफ गलत है। ये जो ये पार्ट दिया गया ना, ये पार्ट केवल इस पार्ट के लिए ये ग्राफ जो है गलत हो रहा है, इस पार्ट के लिए ये ग्राफ सही हो जाता। यानी कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन गलत है ना, कोई संभव नहीं है। किसी कण का चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है, कण द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। अब देखो चाल समय ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा है ना, चाल समय ग्राफ है तो एरिया आपको डिस्टेंस देगा। अगर मान लीजिए कि वेग समय ग्राफ होता तो एरिया आपको विस्थापन देता। ठीक, लेकिन 10 सेकंड समय अंतराल 10 सेकंड तक ही चाहिए। तो 10 सेकंड तक का ग्राफ कौन सा है? ये देखो 10 सेकंड तक का ग्राफ केवल ये है और समय एक्सिस ये है। तो ये एरिया आपको चाहिए, ये एरिया आपको चाहिए, ये एरिया आपको चाहिए। तो ये एरिया आप कैसे निकालेंगे? 1/2, आधार आपका ये 10 हो जाएगा, है ना, ये 10 हो जाएगा, इसकी लंबाई 10 गुने में ऊंचाई ये है ना, यानी कि 13। तो ये 5 गुने में 13 65 हो जाएगा, 65 मीटर।
ए हमारा राइट आंसर। ठीक, निम्न में से किस ग्राफ में किसी निश्चित समय अंतराल के लिए औसत वेग का मान 0 हो सकता है? जो ग्राफ है आपको विस्थापन समय के बीच दिया गया है। अच्छा, विस्थापन समय के बीच ग्राफ है तो स्लोप क्या देगा? स्लोप आपको वेग देगा और ये वेग आपको जीरो करना है, यानी स्लोप जीरो होना चाहिए। स्लोप जीरो कब होता है? जब समय एक्सिस के साथ कोई एंगल ही ना बने, यानी समय एक्सिस के साथ ग्राफ जो है पैरेलल होना चाहिए। ठीक, तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो सीधा हम ग्राफ देख लेते हैं, अगर कर्व लाइन है तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा, तो कहीं पर भी स्लोप आपको जीरो नहीं मिलेगा। इस वाले में देखो, आप जो है इस वाले पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये समय एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, यानी यहीं पर स्लोप जो है वो जीरो हो गया, वेग जीरो हो जाएगा। जो भी टाइम इंटरवल है यहाँ पर उसमें स्लोप जीरो, वेग जीरो। इस वाले में देख लो, कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो समय एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा, यानी इस वाले केस में कहीं पर भी स्लोप जो है वो आपका जीरो नहीं आएगा। इस वाले केस में भी स्लोप आपका कहीं पर भी जीरो नहीं आएगा। इस वाले केस में देखो, कहीं पर भी स्लोप आपका जीरो नहीं आएगा, ऋणात्मक आएगा, जीरो नहीं आएगा। स्लोप जो है आपका कहीं पर भी जीरो नहीं आएगा। इस वाले केस में स्लोप जीरो आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि जो ग्राफ है आपको ये मिलता है, यहां पीछे मैं बनाता हूं, यहां आपको ग्राफ ये मिलता है, ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये वेग है, ये वेग है और ये समय है, और ग्राफ आपको ये मिला, ये आपको ग्राफ मिला। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस पूरे टाइम के लिए ये जीरो हो जाएगा, और ये मान लो कि टी टाइम है। इस पूरे जीरो से लेकर के टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले तो ये बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर कितना डिस्टेंस हुआ। ये जो जीरो से लेकर के टी समय है ना, जीरो से लेकर के टी समय, ये पूरा जो समय अंतराल है आपके पास, इसमें विस्थापन कितना हुआ और दूरी कितनी तय की गई, ये आपको चाहिए। तो आपने पढ़ा कि जो ग्राफ है और जो समय एक्सिस है, इसके नीचे जो ग्राफ है और जो समय एक्सिस है, इसके द्वारा जो एरिया बनेगा वहीं से डिस्प्लेसमेंट आएगा, वहीं से डिस्टेंस आएगा। अब मान लीजिए कि आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए और आपको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो, ये जो समय एक्सिस है, समय अक्ष है, जिसे आप एक्स एक्सिस भी यहाँ पर बोल सकते हो, इसके ऊपर जो एरिया बना इसको आप पॉजिटिव लेंगे, और इसके नीचे जो एरिया बना इसको आप नेगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, समय एक्सिस के ऊपर जो एरिया है इसको आप पॉजिटिव लेंगे, और समय एक्सिस के नीचे जो एरिया है इसको आप नेगेटिव लेंगे, यानी चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। ये जो समय एक्सिस है इसके ऊपर जो एरिया बना उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे जो बना इसको आप नेगेटिव लेंगे। अगर डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर कोई लोचा नहीं है, सारे एरिया को आप जोड़ दो। बस डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा कि आपको चिन्ह के साथ जोड़ना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर बना एरिया पॉजिटिव, नीचे बना नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक ये एरिया बना, ठीक, ये आपके पास वेग है, वेलोसिटी है, और ये टाइम है। ये मान लीजिए कि एक एरिया बना, और ये एक एरिया बना, ये दो एरिया बना, ये A1 है, ये A2 है। तो देखो डिस्टेंस चाहिए तो सिंपली आप इन दोनों एरिया को जोड़ दोगे। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए,
एक एरिया समय एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव लेंगे, दूसरा एरिया समय एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव लेंगे, साइन के साथ जोड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको एक ग्राफ दिया गया है जिससे 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, दिए गए चाल समय ग्राफ के अनुसार ग्राफ का कौन सा भाग कार के शून्य त्वरण को दर्शाता है? शून्य त्वरण को दर्शाता है। देखो वैसे तो चाल समय ग्राफ दिया गया है, त्वरण नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए यहां पर कि जो चाल है वो वेग के बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। ठीक, वेलोसिटी के बराबर स्ट्रेट लाइन में मोशन जो है वो हो रही है, शून्य त्वरण को दर्शाता है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो त्वरण देता है, यानी स्लोप 0 होना चाहिए। स्लोप 0 कब होता है? जब ग्राफ जो है वो पैरेलल बन जाए किसके? समय एक्सिस के, यानी कि इस एक्स एक्सिस के। तो यहां पर देखो पैरेलल है तो स्लोप यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि त्वरण 0 हो जाएगा। यहां पर स्लोप आपको धनात्मक मिलेगा, यहां पर स्लोप आपको धनात्मक मिलेगा। अगर आप यहां पर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट तो आपको एंगल जो है 90 से 180 के बीच में मिलेगा, यानी यहां पर स्लोप आपको ऋणात्मक मिलेगा, यानी कि जो त्वरण है वो आपको ऋणात्मक मिलेगा। ठीक, ऋणात्मक त्वरण यानी कि ये मंदन हो जाएगा। तो कौन सा भाग शून्य त्वरण को दर्शाता है? तो ये BC है ना, BC। दिए गए चाल समय ग्राफ के अनुसार ग्राफ का कौन सा भाग कार के असमान मंदन को दर्शाता है? देखो एक तो मंदन है, ऋणात्मक त्वरण है, ऊपर से जो ये त्वरण है, ये जो ऋणात्मक त्वरण है इसका मान अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर जो स्लोप का मान आएगा वो अलग अलग आएगा, क्योंकि कर्व लाइन है। स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है, चाहे धनात्मक ऋणात्मक कुछ हो, कांस्टेंट मिलेगा आपको मान, जो मैग्नीट्यूड है वो एक समान मिलेगा। यहां पर एक तो स्लोप नेगेटिव मिलेगा, ऊपर से उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी अलग अलग मिलेगा, तो असमान हो जाएगा, है ना, असमान मंदन। तो ये भाग कौन सा हो जाएगा भाई? CD, है ना, CD। अब देखो दिए गए चाल समय ग्राफ के अनुसार प्रथम 8 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? अब चाल समय ग्राफ है, आपसे दूरी पूछा गया है, यानी चाल समय ग्राफ का आपको क्या चाहिए? एरिया चाहिए पूरे 8 सेकंड में। पूरे 8 सेकंड में आपको एरिया चाहिए। पूरे 8 सेकंड में कौन सा एरिया बन रहा है? ये पूरा एरिया बन रहा है, ये पूरा एरिया बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो यहां पर कि आप ये एरिया निकाल लो, ये एरिया निकाल लो, और उसके बाद आप ये एरिया निकाल लो। और फिर क्या करो? जोड़ दो। तो पहले हम क्या करते हैं कि एरिया निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने में चौड़ाई, ये लंबाई हो जाएगा। देखो ये लंबाई कितना हो जाएगा? तो 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, गुने में ये, है ना, ये लंबाई, ये चौड़ाई, किसी को लंबाई चौड़ाई मान सकते हो, तो ये लंबाई हो जाएगा, तो ये चौड़ाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये लंबाई देखने के लिए, ये लंबाई देखने के लिए आपको कहाँ झांकना है? आपको इस y एक्सिस पे झांकना है, y एक्सिस पे झांकना है। तो 35 हो जाएगा, 35 माइनस 0 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 175। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये एरिया निकालते हैं, इस वाले को निकालते हैं। तो ये अपने आप में एक समलंब चतुर्भुज है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाएं ये हैं, इसकी लंबाई 10 और इसकी लंबाई 35, 10 + 35, और ये ऊंचाई, ये कितना हो जाएगा? इस लंबाई को देखने के लिए आप एक्स एक्सिस पर आएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 1/2 45 गुने में 3, ये आपका आ जाएगा 1.5 इंटू में 45, 67.5। अब आपको टोटल एरिया चाहिए, तो ये है 67.5, नहीं, ये है 175, ये है 67.5। अब अभी दोनों को जोड़ दो,
दोनों को जोड़ेंगे 175 प्लस 67.5 242.5 आएगा, तो 242.5 आएगा। ऐसे आपको एरिया निकालना है, ठीक ना। जो लेंथ आप वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी लंबाई निकालने के लिए आप वाई एक्सिस पर देखेंगे, जो लंबाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी लंबाई देखने के लिए आप एक्स एक्सिस पर देखेंगे, ठीक। तो यहां पर जाकर के क्लास 5 आपका समाप्त होता है। देखो ग्राफ को मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझा दूं, है ना। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ के ऊपर आपका सारा कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपने ग्राफ में देखा विस्थापन समय ग्राफ, ठीक। विस्थापन समय ग्राफ में आपने स्लोप देखा कि स्लोप जो है वेग देता है विस्थापन समय ग्राफ का। अगर यही विस्थापन समय ग्राफ जो है दूरी समय ग्राफ बन जाए तो यहीं से आपको क्या मिल जाएगी भाई, चाल मिल जाएगी। उसके बाद आपने देखा कि अगर आपके पास वेग समय ग्राफ है तो यहाँ से स्लोप आपको जो है त्वरण देगा। वेग समय ग्राफ है तो आपको यहाँ से त्वरण मिल जाएगा। अच्छा, वेग समय ग्राफ के केस में एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट देगा या फिर आपको डिस्टेंस देगा। एरिया कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। स्लोप कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया। स्लोप कब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो यही ग्राफ आपको मेन पढ़ने हैं, है ना। दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, उसका स्लोप, वेग समय ग्राफ का स्लोप आपको पढ़ना है और एरिया आपको पढ़ना है, और साथ में कब धनात्मक स्लोप होता है, कब ऋणात्मक होता है, ये सब आपको पढ़ना है। तो इसी के साथ ये क्लास 5 आपका समाप्त होता है। अब एक क्लास और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।